Good morning, everyone. My name is Pawan Kumar Yadav, and I welcome to all of you in KP Physics classes. तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स देख लिया है। आज हमारा नया यूनिट क्लास 11th का काइनेमेटिक्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यूनिट जो काइनेमेटिक्स है इसमें आपको दो चैप्टर आपके क्लास 11th फिजिक्स के मिलने वाले हैं, जिनका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। ठीक, तो चलिए आज शुरू करते हैं नया यूनिट जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। इसमें हम क्या देखेंगे काइनेमेटिक्स में? काइनेमेटिक्स में हम देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी भी होगा। यहाँ पे हम क्या नहीं देखेंगे कि ये जो मोशन हो रहे हैं उनके पीछे कौन से फोर्स हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले नहीं हैं। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस दैट कॉजेज द मोशन। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर हमने आपको पूरा बता दिया है कि वेक्टर होता क्या है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जाके लेक्चर रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम हर जगह वेक्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है? ओरिजिन है। अब कोई भी पार्टिकल वो कहीं पे होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे होगा। ठीक है, पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे है, जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, जिसको अगर आप कोऑर्डिनेट बेसिस पे देखते होंगे तो क्या लिखते होंगे? एक्स वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर बोल रहे हैं जो वेक्टर कनेक्ट कर रहा है ओरिजिन को उस पार्टिकल के पोजीशन को, जिस पार्टिकल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन खींचिएगा यहाँ पे। ठीक, ये हमारा क्या है? ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। इसी को हम बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, तो लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर कनेक्टिंग origin to the position of particle अंडर ऑब्जर्वेशन। जिस पार्टिकल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी को देखिए किसी रेफरेंस पॉइंट से। यहाँ पे मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है? ओरिजिन है, अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, सब समझ में आएगा। रेफरेंस पॉइंट देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, अभी मैंने वर्ड यूज़ किया था, बाकी अभी देखिए जो भी लिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो आर वेक्टर है उसको हमने बोला ओपी वेक्टर, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर पोजीशन पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, तो इसको लिखने का जो तरीका है, यहाँ एक्स चेंज हुआ, मतलब एक्स मैग्नीट्यूड आया किस डायरेक्शन में? सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया, इसको लिखिएगा सही से, गलत हो गया ये आपका एक्स एक्सेस है और ये क्या है? वाई एक्सेस है। तो एक्स जो आपका है वो आई कैप और वाई जो है आपका जे कैप, मतलब एक्स मैग्नीट्यूड आपका किस तरफ है? एक्स एक्सेस की तरफ। तो एक्स एक्सेस को किस यूनिट वेक्टर से बताते थे? आई कैप से। अब वाई मैग्नीट्यूड है वाई एक्सेस की तरफ, और आपका जो यूनिट वेक्टर है वाई एक्सेस के लिए वो क्या है? जे कैप। तो हम पोजीशन वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई
जे कैप। तो ये आपका 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन मतलब एक प्लेन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर ये एक साथ में z एक्सेस भी होता, ये पॉइंट कहीं आपका स्पेस में होता, तो वहां पे हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, समझ में आ गया पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो चलिए आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट आप लोग पढ़े होंगे, रिकॉल कीजिए क्या पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट तो हमने अभी तक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी किस किस तरह के होते हैं, एक स्केलर होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, वेक्टर। तो यहाँ पे भी हम वही टर्म देखने वाले हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्या पढ़ा है, कोई बताएंगे? यही पढ़ा होगा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसी को आपने क्या बोला होगा, डिस्प्लेसमेंट बोला होगा। और डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको भी हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। ये आपका x है और ये क्या है आपका y एक्सिस। हमने क्या बोला कि कोई पोजीशन इनिशियली होगा। ठीक है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, इसको हम नाम देते रहे a। ठीक, उसी तरीके से इस पोजीशन से किसी b पोजीशन पे पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव किया होगा। ठीक है, अब मूव करने के लिए तो उसके पास बहुत सारे पाथ होंगे। कैसे कैसे मूव कर सकता है, हो सकता है ऐसे करके आया होगा, हो सकता है ऐसे आया होगा, हो सकता है ये वाला आया होगा, डायरेक्ट ए से बी आया होगा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट ए से बी आया है, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट ए से बी आया और पाथ भी क्या है, शॉर्टेस्ट है और एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी है। तो यही क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देख लीजिए ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, जो कर्व वाला हम पाथ बनाए हैं, इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। एक बार इधर आ रहा है, फिर इधर चला जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन ए से बी में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसमें डायरेक्शन फिक्स है कि ए से बी की तरफ ही हमेशा जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब पाथ भी क्या है, शॉर्टेस्ट है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बाकी इसके अलावा कोई भी पाथ है वो हमारा डिस्टेंस में कवर होता है। बाकी देखेंगे डिस्टेंस क्या है क्या नहीं। ठीक है, अभी समझ गए आप कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको वेक्टर के टर्म में देखेंगे। अभी आपने क्या पढ़ा, पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन है उसको किस तरह लिखेंगे, तो हमने देखा कि ऑरिजिन से माना था। ध्यान से सुनिएगा, यहां से हम, ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसको हम लिख दे रहे हैं आर ए वेक्टर। ओ के रिस्पेक्ट में आप समझ रहे होंगे। उसी तरीके से ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, या किसी टाइम टी पे, या किसी टाइम टी पे पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है। मान लीजिए यहाँ पे टाइम क्या हो रहा था, जब a पे था तब कोई टाइम नहीं था, वहीं पे बैठा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, हम देखें कि मोशन भी आया, उसमें मोशन आया, मतलब किसी टाइम t पे यहाँ देखने को वो मिला होगा। ठीक है, तो टाइम t में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो a से b का बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ आया उसका वैल्यू। तो यही मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन वेक्टर जो है वो इनिशियल है, दैट इज आर ए वेक्टर, और टाइम t इज इक्वल टू t पे जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर है आर बी वेक्टर। तो हमको यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट d वेक्टर देखने को मिला। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ चुके हैं, ये ऐसे आपका आर ए वेक्टर है और ये आपका डी वेक्टर है। ठीक है, और यहां से ये आपको आर बी वेक्टर देखने को मिल रहा है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर याद हो
तो वहां पे हमने क्या देखा है कि आर ए वेक्टर, अब आर ए वेक्टर इनिशियली है, उसके हेड पे डी वेक्टर का टेल है, तो प्लस डी वेक्टर जो कि एक रिजल्टेंट देता है आर बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम लिख रहे हैं डी वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस ऑफ आर ए वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख पा रहे हैं? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, लिखिए इसको। समझ में आ रहा है ना? जिनको भी नहीं समझ में आ रहा हो वेक्टर का लेक्चर जरूर देखिए, तभी क्लियर होगा ये सब चीज। अब 9th क्लास जैसा तो पढ़ना नहीं है ना हमें, 11th में आ गए, वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब का यूज होगा, इसीलिए बेसिक मैथ्स में उसे कवर किया गया है। तो आप देखिए और समझिए। ठीक है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी क्या है? एक वेक्टर है। तो इट इज ए वेक्टर कनेक्टिंग, ये वेक्टर है जो कनेक्टिंग कौन से पॉइंट को कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। तो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन आपको इनिशियल पोजीशन कहाँ देखने को मिलता है? t इज इक्वल टू 0 पे। अब फाइनल पोजीशन टू t इज इक्वल टू t पे, और वो कोई भी टाइम हो सकता है, आपको किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में पूछ सकता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो हम इनिशियल पोजीशन यहाँ t इज इक्वल टू 0 पे माने हैं, और फाइनल पोजीशन क्या है? t इज इक्वल टू t पे माने हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, यही है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जिसको हम वेक्टर के टर्म में देख पा रहे हैं। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ और भी बता दे रहे इसमें, जैसे आपका x1 और y1 कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x2 और y2। तो कैसे लिखिएगा? तो ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे आर ए वेक्टर, तो उसको लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और आर बी वेक्टर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे? आर बी माइनस आर ए कर रहे हैं, तो डी वेक्टर के केस में आर बी माइनस आर ए, ध्यान से सुनिएगा, आर बी माइनस आर ए, तो आई कैप का आई कैप के साथ माइनस और जे कैप का जे कैप के साथ, तो आपको दिखेगा x2 माइनस x1 ऑफ आई कैप प्लस y2 माइनस y1 ऑफ जे कैप। तो ये आपको वेक्टर के फॉर्म में मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछे कि मैग्नीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट का, तो कैसे निकालिएगा? मैग्नीट्यूड कैसा है? तो ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका बताया गया है। यहां पे क्या करेंगे कि जो आई कैप का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस जो जे कैप का है उसका स्क्वायर, बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का क्या है? मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? लिख लीजिए। ठीक है, आइए डिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें क्या बोलते हैं कि एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल्ड है, एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। समझते हैं एक्चुअल पाथ क्या बोल रहे हैं?
ध्यान से देखिएगा। अभी हम डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्ट बना के दिखा दिए, वैसे बता दिए कि बहुत सारे पाथ से वो गुजर सकता है। हम कौन से पाथ को कंसीडर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में? शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका पाथ था, ऐसे पाथ आया होगा, ठीक है, ऐसे चला होगा, कोई पार्टिकल इस पाथ में चला होगा, तो हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं और यहां पे देख रहे हैं टाइम t इज इक्वल टू t पे कुछ आया होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है आपका, कौन सा है ये? इनिशियल, लिख दे इनिशियल। ठीक है, उसी तरह से t इज इक्वल टू t पे कोई पोजीशन वेक्टर होगा तो इसको लिख दे रहे हैं RT वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी आप पढ़ चुके हैं, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ रहे हैं? मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? RT वेक्टर माइनस R ऑफ I वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एट टाइम t माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल में कौन सा पाथ ट्रेवल्ड हुआ है? तो एक्चुअल में ये वाला पाथ ट्रेवल्ड हुआ है, ये। ठीक है, ये है आपका पाथ। समझ में आ रहा? ये मेरा क्या है? डिस्टेंस है। समझ में आ रहा? ये जो ग्रीन वाला पाथ है वो मेरा क्या है? डिस्टेंस है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। समझ में आ गया? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है। तो यहां से एक पॉइंट देखने को क्या मिल सकता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा या तो कम होगा या तो बराबर होगा किसके? डिस्टेंस के। बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चले बिना टर्न लिए हुए, ध्यान से सुनिएगा, जैसे इसे स्ट्रेट लाइन में पाथ चलता, एक्चुअल पाथ, तो जब इसे स्ट्रेट लाइन में चलता तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या देखने को मिलते? बराबर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर देखने को मिलते। बट अगर कोई और पाथ आ जाए इसके अलावा तो उस केस में डिस्टेंस का जो पाथ लेंथ है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये पॉइंट हमने क्या किया? लिखा है, और इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, समझिए इसको। ठीक है, समझ में आया? लिख लीजिए। हो गया? अब आइए यहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट will be equal in magnitude, will be equal in magnitude। कब होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड में? अभी मैंने बताया जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ओनली इफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल travels in straight line, travels in straight line। कहाँ ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। और साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट एनी टर्न। बात समझ में आया? टर्न नहीं लेना चाहिए। कैसे? ध्यान से देखते हैं। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी जब पार्टिकल ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में और बिना टर्न लिए हुए। जैसे हम बोल रहे हैं आपको कि यहां तक पार्टिकल आया, तो इस केस में जो मेरा डिस्टेंस है, ये जैसे मान लीजिए डिस्टेंस है, ठीक है, इसको अभी हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यही मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यही मेरा क्या कहला जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया? यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वल है। s जो है वो मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझ में आ रहा है? लेंथ हम दिखा दे रहे हैं इसको,
ये पाथ का डायरेक्शन दिखा दिए थे, ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि ऐसे गया होगा, लेकिन उसने टर्न भी ले लिया, ऐसे यहाँ तक आया। एक्चुअल में जो पाथ लेंथ है वो ये है, कौन सा है दिखाते हैं। एक्चुअल में जो पाथ लेंथ है वो ये है, ये तो यही मेरा क्या है डिस्टेंस है। और यहाँ पे ये क्या है, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ऐसा मत समझिए अलग लाइन में, वो इसी पे वापस रिवर्स होके आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, वही उसी का मैग्नीट्यूड। और डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ या एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो क्या है, यहां से चला यहां तक, फिर यहां से यहां तक। तो यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, s का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन d है। बात समझ में आ गया। तो यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ में आया डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में अंतर समझ में आया होगा आपको, ग्राफ से भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिख लीजिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चंस आपके PYQs में आए हुए हैं जेईई मेन में, वो क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं। पहले इसे लिख लीजिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत आसान है। पढ़िए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक साइक्लिस्ट है जो स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट P, कहां से चला है, पॉइंट P से चला है, यहां से चला है, ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर। मतलब ये जो रेडियस आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर। एंड ट्रेवल्स अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस टू द पॉइंट S। मतलब ऐसे देखिए डायरेक्शन दे दिया कि किस तरफ से चल रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है कि क्लॉकवाइज। तो यहां इसने क्लॉकवाइज चलते हुए दिखाया है। फिर बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइक्लिस्ट बताइए, साइक्लिस्ट का क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब मान के चलिए ये आपका ऐसे 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 इधर आया, तो यहां पे पहुंच गया S पे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या बोला, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, या वेक्टर कनेक्ट कर दीजिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। ये जो PS का लेंथ है यही आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, बताइए कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां पे ये 2 किलोमीटर है और ये भी क्या है, 2 किलोमीटर ही है। ठीक है, ये 2 किलोमीटर है तो ये भी क्या है 2 किलोमीटर है, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट है। अब हमारा क्या है कि 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर है, और ये आपका कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ध्यान से देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये राइट एंगल है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये √8। तो मेरा आंसर क्या देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, √8 किलोमीटर। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसी के बारे में बताया गया है। समझ में आ गया, सिंपल सवाल था। ठीक है, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। इसके बाद एक और है, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है पर्सन मूव फ्रॉम A टू B, A से B जा रहा है, और इस बार देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। यहां पे देखिए A से B जा रहा है। On a circular path as shown in figure, if the distance traveled by him is 60 मीटर, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है। जैसे कि उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता दिया है, ये उसने बता दिया है कितना है 60 मीटर डिस्टेंस बताया। इस बार उसने क्या बताया है, डिस्टेंस बताया है। तो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताइए, जहां पे कॉस अगर 135 का यूज कर रहे हैं तो यूज करना है क्या -0.7।
तो कैसे निकालेंगे बताइए। चलिए देखते हैं। जैसे ये आर्क को ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, एंगल ज़्यादा दिया हुआ है तो एंगल ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 135 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ रेडियस निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। रेडियस निकाल लेते हैं क्योंकि फिर हमको क्या चाहिए होगा, ये वाला लेंथ चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये क्या आपका लेंथ है और हमको मालूम है क्या फॉर्मूला होता है, एल बराबर, जल्दी से बताइए। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस क्या हो जाता है एल बाई थीटा। तो एल कितना दिया हुआ है, तो 60 मीटर। अब थीटा लिखना है तो थीटा यहाँ किस में होता है, रेडियन में। थीटा किस में लिखना पड़ता है, रेडियन में। और आपका कितना दिया हुआ है 135 डिग्री, कितना दिया हुआ है 135 डिग्री। तो कैसे निकालिएगा 135 डिग्री का, बोलिए जल्दी से क्या होता है। तो मेरा पाई माइनस पाई बाई 4 कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 3 पाई बाई 4। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 पाई बाई 4, 3 से 20 और ये हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा 20 और 4 जा 80 डिवाइड में पाई मीटर, 80 बटे पाई मीटर। ये मेरा आ गया रेडियस। तो रेडियस आने से क्या होगा देखते हैं, रेडियस आने से क्या होगा। इस बार अब मेरा क्या है कि ये है आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, यही चाहिए ना। ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट क्या है बी है। यहां से हमको रेडियस पता चल गया, ये आर का वैल्यू पता चल गया, ये एंगल है आपका कितना थीटा है, जो भी थीटा भी मान ले रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है 135 डिग्री है। तो यहां से आप कैसे निकालेंगे इस ए बी लेंथ को। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। बाकी आप लोग को कुछ कुछ चीजें पता होंगी, जैसे ये आर आपको पता है, ये भी आर आपको पता है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कौन सा, इस लेंथ को ए बी कुछ मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो आपको एक्स निकालना है। तो आपको कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए, उससे आप इसको फिर तुरंत निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो कोसाइन रूल में हमने फॉर्मूला बताया था कॉस ऑफ थीटा किन के बीच में है, आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर, आर आर के बीच में ना, तो दोनों का स्क्वायर और माइनस में क्या कर देते हैं एक्स स्क्वायर, फिर डिवाइड में टू आर इंटू आर, आर इंटू आर। देखिएगा कोसाइन का क्या फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ ए बी और यहाँ सी होता है तो कॉस थीटा लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डिवाइड में 2 ऑफ ए बी होता है। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं। अब देखिए आपको कॉस थीटा पता है, दिया हुआ है, थीटा अगर 135 डिग्री है तो आपको कॉस 135 डिग्री का वैल्यू दिया है। आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर निकाल चुके हैं, उसका यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक तरफ लिख लेते हैं, पहले कॉस थीटा यहाँ लिखते हैं, ऊपर में हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में भी क्या है 2r स्क्वायर। ठीक है, तो 2r स्क्वायर इधर ले जाइए, तो 2r स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 2r स्क्वायर को उधर ले आते हैं, तो 2r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की जगह आप 135 डिग्री लिख दे रहे हैं। अब आर स्क्वायर बताइए कितना होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है सॉरी। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 80 बाई पाई का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस 135 डिग्री, तो माइनस 0.7 है तो ये प्लस 0.7 हो जाएगा, जिसका वैल्यू होगा 1.7। अब 1.7 इंटू 2 3.4 और ये 80 बाई पाई का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, करते हैं। समझ में, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर रूट हटा रहे हैं, तो यहाँ रूट अंडर 3.4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 80 बाई पाई हो जाएगा। अब रूट 3.4 का लगभग कितना आएगा, तो 18 18 कितना होता है 324, 3.24
और बाकी 19 का कितना हो जाएगा 361। तो मतलब 1.8 और 1.9 के ही आसपास आने वाला है। तो अभी हम 1.8 करके यूज करते हैं, बाकी हमें पता चल जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। इससे ज़्यादा ही आएगा, कम तो आएगा नहीं। इधर इंटू 80 और डिवाइड में क्या हो जाएगा पाई। तो आप इसको करिए, 22/7 भी लिख सकते हैं, जो भी करना है। अगर ये 3.14 है, मान लीजिए ज़्यादा ही रहता है, तो 3 के हिसाब से देख लेते हैं, तो 3.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। और यहाँ 80, तो 8 छक 48 के आसपास है, जो कि उससे कम ही देखने को मिलता। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको शॉर्ट में मैंने किया है। आंसर मेरा क्या देखने को मिलेगा बी नंबर, जो कि 47 मीटर है। तो क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेकिन लगा पूरा यहाँ पे क्या है मैथ्स है। सबसे पहले हमने आर्क लेंथ दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, उसकी मदद से हमने रेडियस निकाल लिया। एक बार रेडियस निकल गया तो फिर हमने कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल यूज किया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ठीक है। लिख लीजिए। हो गया। चलिए साथ ही साथ कुछ ग्राफ देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्टेंस ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्टेंस ग्राफ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दे रहे हैं आपका, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर एस वेक्टर वेक्टर दे रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है। बाकी इसको आप बता दे रहे हैं कि ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। एक बार पोजीशन लेके भी सीख लेंगे कि उससे क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। इधर क्या है टाइम। तो जैसे आपका कुछ दिया होगा, ये है आपका ग्राफ। किसका ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तो हम एंगल दिखा देते हैं कि टी एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा होगा। जैसे यहाँ आपका अल्फा एंगल है, ठीक है। यहाँ आपका बीटा एंगल है, यहाँ पे आपका गामा एंगल है, ठीक है। अल्फा बीटा डेल्टा ले लेते हैं, ये आपका डेल्टा है और यहाँ पे क्या है गामा एंगल है, ठीक। अब देखिए आपका कौन सा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। तो हमें क्या चीज निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ध्यान से सुनिएगा कुछ पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट है आपका वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि मैंने यहाँ दिखाया भी है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा 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 पॉजिटिव की तरफ, यहाँ भी अभी बढ़ ही रहा है, और यहाँ तक आने के बाद डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फिर कम होने लगा। इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा एक बार। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रहा था और आगे की तरफ चेंज हो रहा था। चेंज होते होते यहां तक भी चेंज हुआ है, फिर टाइम और बढ़ा तो यहां तक भी चेंज होते हुए दिख रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी बढ़ते ही जा रहा था। बढ़ते बढ़ते एक मोमेंट आया जो कि ये वाला है। इस मोमेंट पे देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है। इस मोमेंट के बाद जो नेट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, अगर स्टार्ट से देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा, मतलब यहाँ नीचे आने लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उसने टर्न ले लिया, टर्न ले लिया, तभी तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम होते जा रहा होगा।
होते 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 देखिए यहाँ पे, देखिए इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू है, एस का क्या वैल्यू इस पॉइंट पे, 0। मतलब वापस से टर्न होके वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये 1D में मोशन चल रहा है, 1 डायमेंशनल में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। पहले तो चला कुछ दूरी तक, फिर वहां से टर्न लिया, अब कुछ टाइम, जैसे अगर हम इसको ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, इसको T3 बोल रहे हैं, तो आफ्टर टाइम T3 पोजिशंस, पार्टिकल सेम पोजीशन पे जहां पहले था, जब t इज इक्वल टू 0 था, वहीं पे पार्टिकल वापस से आ गया। अब देख रहे हैं पार्टिकल अब पीछे की तरफ जाने लगा है किसी टाइम यहाँ पे, और फिर वापस से T4 पे वो सेम पोजीशन पे आ गया, मतलब ऐसे आया होगा और फिर वापस से यहाँ चला गया होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे पाथ चल रहा है? समझ में आया? पहले ऐसे गया, यहाँ पे उसने टर्न लिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो नीचे की तरफ आया, फिर वापस से वो टर्न लिया है क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट वापस से 0 की तरफ जा रहा है। क्लियर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? क्या डिस्टेंस कभी भी 0 होगा क्या? अगर चल चुका है तो 0 होगा नहीं। नेगेटिव होगा क्या? नहीं, वो हमेशा बढ़ते ही जाता है। हमेशा क्या होता है? बढ़ते ही जाता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और 0 नहीं है, हमेशा क्या है? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और इंक्रीजिंग ही होते जाएगा, ठीक है। और इंक्रीजिंग है साथ ही साथ, कैसा है? इंक्रीजिंग। ऐसा नहीं कि घटने के बाद पॉजिटिव दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से तो कम हो गया ना, यहाँ से तो कम हो गया, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा। तो डिस्टेंस का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो देखते हैं। पहले बताइए, जहां तक चला होगा, जैसे यहां तक आया है, यहां तक आया, अभी तक टर्न नहीं लिया था, कोई पार्टिकल है जो यहां तक तो आया है, मतलब यहां तक, मतलब क्या, टाइम T2 तक पार्टिकल ने टर्न नहीं लिया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा टाइम T2 तक, वही डिस्टेंस भी रहा होगा टाइम T2 तक, मतलब यही वाला लाइन है। बात समझ में आ रही? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आना चाहिए। अब क्या है? अब है कि आपका टर्न ले रहा है, और टर्न लेते लेते यहाँ पे 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्या डिस्टेंस 0 हुआ? नहीं, डिस्टेंस तो अब दुगना हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया? दुगना हो गया। अब डिस्टेंस करेंगे कैसे? तो जो चीज इधर जा रहा है, कितना एंगल है ये, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा है, तो ये भी कैसा एंगल होगा? डेल्टा। और इसी का सिमेट्री आप बनाइए इस एक्सिस के अबाउट, तो जैसे जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल पे ये इधर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो इंक्रीज होते जाएगा ना, डिस्टेंस जुड़ते जाएगा। तो वही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, कहाँ तक? T3 तक। बात समझ में आ रही है? तो ये है मेरा T3 तक। अभी भी क्या है? पीछे की तरफ बढ़ रहा है, तो अभी भी इसको हमको आगे और बढ़ाना है, जैसे और नीचे आ रहा है, तो यहां इसको और इंक्रीज करेंगे, कहां तक? इस टाइम तक, ठीक है। तो यहां तक ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अभी मेरा क्या है, देख लीजिए, एंगल देख लीजिए, ये आपका डेल्टा है, तो मैंने डेल्टा यूज कर लिया। इसको थोड़ा हटा देते हैं, नहीं तो फिर ग्राफ में आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। चलिए उसको बना देते हैं। ये यहाँ था, अब आइए, अब क्या है मेरा कि यहां तक तो आया, लेकिन अब वापस से वो क्या कर रहा है? टर्न ले रहा है, टर्न लेके 0 पे आया होगा, तो वापस से मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा होगा। तो अब क्या है कि जितना डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस भी है, तो यही चीज को उठा के आपको यहाँ पे ऐसे रख देना है, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए। समझ में आया? तो ये चीज आपका ऐसे हो जाएगा, यही आपका डिस्टेंस का ग्राफ हो गया। तो जो ग्रीन वाला है वो किसका ग्राफ है? डिस्टेंस का। जो येलो वाला है वो किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। समझ में आया?
कुछ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब जैसे ये आपका गामा एंगल है, तो जैसे यहाँ पे ये भी क्या होगा, गामा ही होगा। क्या होगा ये एंगल? गामा ही होगा। ये एंगल क्या है? गामा ही है। कैसे है गामा? तो देखिए अगर ये गामा है तो यहाँ एक लाइन खींची, तो ये भी गामा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गामा होगा। तो हमें समझ में आना चाहिए कि सिमेट्री ही पूरा का पूरा क्या होता है, बनता है जब अगर नेगेटिव की तरफ आए। तो जैसे ये नेगेटिव की तरफ जा रहा था तो पूरा इसके सिमेट्री बन गया। ठीक है। बाकी ये वाला पॉजिटिव की तरफ आने लगा तो ये भी पॉजिटिव ही की तरफ है, तो सेम टू सेम फिगर बनेगा। देखिए पॉजिटिव जा रहा था तो उसी पे लाई कर गया, पॉजिटिव था उसी पे लाई कर गया। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वैसा ही है। अगर नेगेटिव की तरफ जाने लगा तो उसके जस्ट सिमेट्री बन जाएगा उस एक्सेस के। ठीक है, जिस एक्सेस पे वो टूट रहा है। बात समझ में आया? तो इसको बना लीजिए। 2 क्वेश्चन अभी और करवाएंगे। क्लियर हुआ? तो लिख लीजिए जो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन वाला है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो ग्रीन वाला है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जो येलो वाला है, कौन सा? येलो वाला, वो है मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कुछ समझ में आया? आना चाहिए। ठीक है। मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। डिस्टेंस लेकिन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिस्टेंस हमेशा क्या होते जाता है? बढ़ते ही जाता है। तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ते ही गया। ठीक है, बना लीजिए। चलिए हो गया। दूसरा देखते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझना था? अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ रहा है मेरा। हम तो डिस्टेंस को पॉजिटिव ही ले रहे हैं ना। तो जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ कर दीजिए। शुरू में है तो उसी पे लाई कर जाएगा, लेकिन अगर बाद में है तो उसके पैरेलल आ जाएगा। और अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उसी तरह सेम एंगल पे आपको सिमेट्री बनाना है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। जैसे और भी दिया होगा, मान लीजिए इस बार साइन का ग्राफ कुछ ऐसा दिया है। ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे ग्राफ दिए। 1D ही मोशन है। मोशन कैसा है? 1 डायमेंशनल ही है। मोशन 1 डायमेंशनल ही है। बताइए कैसे बनाएंगे? कॉपी में बनाइए और फिर मेरे से मिलाइएगा कि सही बनाए हैं कि नहीं। नहीं बनाए मतलब नहीं समझ में आया, बना लिए मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे बनेगा। तो बताइए कहां तक सेम जाएगा? कहां तक सेम जाएगा? तो चलिए देखते हैं कहां तक सेम जाएगा। तो ये है मेरा सेम। कहां? देखिए यहां तक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहां तक ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट घटने लगा। इसका मतलब यहां तक तो सेम जाएगा। यहां तक सेम जाएगा, गया भी सेम। यहां तक गया भी सेम। इसके बाद क्या है? मतलब t1 टाइम तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की टाइम t1 तक। t1 के बाद डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा, डिस्टेंस तो कम होगा नहीं। और हम बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कहां तक? t3 तक। कहां तक? t3 तक। तो t3 तक, t3 तक कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया ना। चलिए समझाने के लिए बनाए थे ताकि आपको समझ में आए। जितना हो पाए करेंगे। एक्चुअल में इतना बड़ा साइन ग्राफ बनता नहीं है। चलिए ठीक है, बना लीजिएगा। अब क्या है कि यहां से हम क्या बोले कि जितना एंगल पे ये इस तरह आ रहा होगा उसी तरह से इधर ले जाइए। ये इधर आ रहा है तो इसको इधर ले जाइए। समझ में आया? ठीक है, देखिए पूरा दिख रहा होगा इसका आपको परछाई ऐसे। अगर यहाँ एक मिरर लगा दीजिए तो यहाँ T1 से लेकर T3 तक ऐसे है,
ये भी क्या है, ऐसे। बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बोले कि अब ये प्लस की तरफ भाग रहा है, तो जैसे है वैसे ही यहाँ पे भी भगाइए, ऐसे है ना, तो यहाँ से ऐसे कहाँ तक, T4 के लिए। बात समझ में आ गया। तो जो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन वाला है वो कौन सा ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो येलो वाला है वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। येलो वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। समझे, ठीक है, लिख लीजिए। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। समझ में आ गया ना। सेम पॉजिटिव ही होगा हमेशा डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की तरफ दिख रहा है तो ग्राफ बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। अगर इनिशियल से स्टार्ट है तब तो उसी पे लाई कर जाएगा, लेकिन बाद में कभी देखने को मिल रहा है तो हूबहू पैरेलल देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ से यहाँ ऐसे है तो ऐसे ही है, बस नेगेटिव जब जा रहा होगा तो मान लीजिए यहाँ एक मिरर है तो जस्ट उसके अपोजिट कैसा दिखेगा, वैसा ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, लिख लीजिए। एक और देखते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रहेगा मेरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अगले क्लास में हम वेलोसिटी देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे और कई सारे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक चल रहा है एकदम, मतलब अगर मैकेनिक्स जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिक्स के लिए ये बेसिक है। अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़िएगा तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, तो इससे भी उतना ही ध्यान देना है। ठीक है, चलिए एक और फिगर देख लेते हैं। इस बार ध्यान से सुनिएगा हम क्या दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस बार हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, इस बार हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं, तो दे रहे हैं पोजीशन। इसको क्या बोल रहे हैं, पोजीशन। चलिए एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा अभी। इसको हम दे रहे हैं पोजीशन। तो पोजीशन है तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, तो यहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ये है मेरा, ठीक है, ये है मेरा पोजीशन। अब हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताइए। ये कौन सा ग्राफ है, ये है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जो येलो वाला है वो है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया। अब दिया हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पहले हमको बनाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसके बाद हम बता पाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा क्या हम बोल रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल किसी पोजीशन पे है, वो पोजीशन हो सकता है ओरिजिन हो या ओरिजिन के अलावा कोई भी पोजीशन हो, वो t इज इक्वल टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, 0। तो मतलब जब भी कभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो इनिशियल वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जब कुछ नहीं दिया है हम क्या मान के चलेंगे, 0 ही मान के चलेंगे, क्योंकि पोजीशन मूवमेंट किया ही नहीं, पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं, पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। और हमारा पोजीशन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पोजीशन कहीं भी हो सकता है। पोजीशन हम मान ले रहे हैं कि जैसे ग्राफ से यहां से समझिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमने बोला कि यहां से चला, ठीक है, यहां से चला और ये x है और ये t है। समय के साथ साथ क्या हो रहा है, x में कोई चेंज आ रहा है क्या, देखिए t यहाँ है, अभी भी क्या है, x का वैल्यू x ही है, तो समय के साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इसका बनाएंगे, कौन सा ग्राफ बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, टाइम के साथ x के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया,
यहाँ T1 पे वही x का वैल्यू है, T2 पे x का वैल्यू वही है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब ये वाला लाइन। बात समझ में आया कि नहीं? तो xt ग्राफ और st ग्राफ में क्या चीज देखने को मिल रहा है? ग्राफ एकदम सिमिलर है, जैसे यहाँ पैरेलल टू t एक्सिस है, यहाँ भी पैरेलल टू t एक्सिस है, मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल ही आते हैं। बस जो पोजीशन है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। और समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, और समझने के लिए अभी क्या है कि हम बोल रहे हैं कि पोजीशन यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब वहां से स्टार्ट हुआ किसी इनिशियल पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? इतना ही हुआ होगा ना। किसी टाइम टी पे इतना टाइम पे देख लिए तो ये डिस्प्लेसमेंट, इतना टाइम पे देख लिए तो ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, पहले ये डिस्प्लेसमेंट, बाद में ये डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होते जा रहा है? ऊपर की तरफ। जितना टाइम इंटरवल में देखेंगे तो वो बढ़ते हुए जा रहा है ऊपर की तरफ जब देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पहले इतना था तो इतना ही यहाँ पे भी रहेगा उतने ही टाइम में, फिर क्या हो जाएगा? और बढ़ेगा, फिर और क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपको नहीं लग रहा है जो लाइन यहाँ पे है वही लाइन यहाँ पे भी आएगा? बस वो स्टार्ट कहाँ से होगा? ऑरिजिन से होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑरिजिन से होगा। और कैसे देख सकते हैं? इस बार मान लीजिए कि ऑरिजिन से ही चला है, इस बार मान लीजिए कि ऑरिजिन से ही चला है, तो ऑरिजिन से ही चला है तो ये है आपका एक्सटी ग्राफ। अब बताइए, यही इसका इनिशियल है। अब कोई भी पॉइंट, जैसे टाइम t1 पे ये इसका पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, टाइम t2 पे ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो यही डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया क्या? इनिशियल माइनस फाइनल, तो यही क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये भी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आ रहा है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप आएगा वही स्लोप आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। अगर दोनों, मतलब ऑरिजिन से अगर चालू हुआ है पोजीशन, तो वो ग्राफ को हम सीधे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऑरिजिन से चालू नहीं हुआ है, जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो आएगा इसी के पैरेलल आएगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा? जीरो से। तो बना लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। एक हम इसके हिसाब से भी बता देते हैं कि स्लोप क्या बोल रहे थे। जैसे कि आपने ये पढ़ा, ध्यान से देखिएगा, आपने अभी पढ़ा डी वेक्टर इज इक्वल टू आर टी वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, पढ़ा कि नहीं? आर आई वेक्टर मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आर टी वेक्टर मतलब किसी टाइम टी पे कितना पोजीशन वेक्टर हुआ, तो इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में। क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि यही स्लोप बताता है। जैसे अगर एक्स टी ग्राफ चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डी आर टी बाई क्या हो जाएगा? डी टी। अब आर टी यहाँ अगर 1D की बात कर रहे हैं तो आर टी की जगह हम एक्स लिख दे रहे हैं, एक्स वेक्टर बाई डी टी। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो, अब देखिए यहाँ पे इसको क्यों नहीं लिए हैं? आर आई एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे इनिशियल पोजीशन क्या होता है, इसको लिख दे रहे हैं हम डी आर आई बाई डी टी। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि आर आई एक कांस्टेंट पोजीशन है। क्या इनिशियल जहां से स्टार्ट हो रहा है वो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये टर्म आपका गायब हो गया। तो डी डी वेक्टर बाई डी टी, आर टी वेक्टर बाई डी टी, इन दोनों का स्लोप क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। स्लोप कैसे देखते हैं? जैसे एक्स वेक्टर और टी का जो ग्राफ बन रहा है, वहां का जो स्लोप है वो इसी को बता रहा है आपको। तो देखिए, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और स्लोप ऑफ क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा क्या होते हैं? इक्वल है। मतलब क्या हो सकते हैं? ग्राफ पैरेलल बन सकते हैं। बात समझ में आया? ये स्लोप है, लिख लीजिए यहाँ पे, ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा। इसको बोल रहे हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये कौन सा है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। और ये क्या है आपका? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ।
क्लियर हुआ? दोनों का स्लोप हमेशा क्या होगा? सेम ही होगा। अगर पोजीशन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर नहीं हो रहा है तो बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे? तो पैरेलली खींचेंगे। तो दूसरे कलर से हम खींच रहे हैं, जैसे इससे ले रहे हैं। तो ये है मेरा, जैसे ये ऐसे आया, ठीक है, तो इसी टाइम पे ये ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से यहाँ पे कुछ आपका कहीं तक जाएगा, जैसे ये यहाँ पे, ठीक है, हमें नहीं मालूम कहाँ तक जा रहा है, ये थोड़ा ऊपर ही है, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऐसे। उसके बाद फिर क्या है? पैरेलल है, तो पैरेलल ले आइए इसको। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वहां तक जाना चाहिए, इस पॉइंट तक। ये है मेरा, ये ब्लू वाला मेरा क्या बताना चाह रहा है? ब्लू वाला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। समझ में आया? डायरेक्ट नहीं चिपका देना है, पोजीशन टाइम ग्राफ आए और डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बनाना है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तब तो आप बना दीजिएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हमको पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी जाके डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा। समझ में आया? अब आइए हम क्या कर रहे हैं, अब बना रहे हैं क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम देख रहे हैं ग्रीन कलर से। अभी बताएं कि अगर नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव होता है तो वहां से एक एक्सिस से उसी के सिमिलर बना दीजिए, मतलब मिरर इमेज जैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ठीक है, दिख गया। इसके बाद ये पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, तो पॉजिटिव की तरफ ही ले जाइए इसको, सेम एंगल पे, तो ये आपका ऐसे दिखेगा। क्लियर हुआ? ये सब पैरेलल होने चाहिए। उसके बाद देखिए ये अब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हमको मिरर इमेज बना देना है इसका उस सेम एंगल पे। तो कितना हो जाएगा? ये वाला है आपका। बात समझ में आ गया? ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा? ग्रीन वाला। ब्लू वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और येलो वाला पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का पैरेलली हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ओरिजिन पे है तो कोइंसाइड कर जाएगा। लिख लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, समझिए। चलिए लिख लिए होंगे। तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे देखा। बाकी आगे जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो वहां पे वापस से ये टर्म्स आएंगे, तो और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं।